स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर DT1 जो आप लोगों ने अभी अभी दिया है, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दी पेपर वंस अगेन। आपने जो टेस्ट दिया है उसके बाद उसको फिर से अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस फिर से ट्राई करेंगे एंड आफ्टर दैट यू शुड वॉच दी सॉल्यूशन। पहले से नहीं देखना है, आपको जब लगेगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, अपनी कोशिश पूरी कर ली है, उसके बाद ही हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आप देखोगे तो लास्ट क्लास के जो 5-6 क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली आपको पूछा है। आपको वेक्टर्स में फॉर्मूले रटाए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले रटाए गए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन पेपर इजी ही है। यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक ही हैं, तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लास्ट के क्वेश्चंस भी इजी थे और वेक्टर के क्वेश्चन भी बहुत इजी थे। तो हम लोग ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं और आई होप आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लाए होंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो 46 से स्टार्ट हुआ है, हमारा पार्ट बी था फिजिक्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 1 unit of mass is equal to 5 kg and 1 unit of length is equal to 20 meter. In this new system of units, 1 unit of energy is equal to. Now when we talk about SI unit में क्या होता है? Unit time is 1 second, unit mass is 1 kg, unit length is 1 meter. But we have defined some other system of units जिसमें हम लोग कुछ different तरीके से define कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? Unit mass हमने लिया है, unit time is 10 second, unit mass is 5 kg and unit length is यूनिट मास, टाइम एंड लेंथ। तो यूनिट मास है 5 kg, यूनिट टाइम है 10 सेकेंड एंड यूनिट लेंथ है 20 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट एनर्जी इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट में क्या होता था हमारे पास, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम SI यूनिट ही यूज करते हैं। उसमें क्या होता है हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट एनर्जी मतलब क्या हो गया, इट इज 1 जूल, यही हुआ ना। और अगर आप इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर एंड सेकेंड के फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिखते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे हमारे पास एनर्जी आती है। क्या होता है, फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। ये क्या है, दिस इज यूनिट मास इंटू यूनिट लेंथ। जब हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, दिस इज यूनिट मास, दिस इज यूनिट लेंथ का स्क्वायर एंड यूनिट टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम यूनिट एनर्जी बोलें तो वो क्या आ रहा है। अब अगर आप नए सिस्टम की बात करो तो नए सिस्टम में हमें निकालना है कि यूनिट एनर्जी क्या होगा इन न्यू सिस्टम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट एनर्जी विल बी इक्वल टू, यही है ना। आपके पास जब SI यूनिट था तो हमने यूनिट एनर्जी को क्या लिखा, यूनिट मास इंटू यूनिट लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम का स्क्वायर। अब नए सिस्टम में भी हमें वही लिखना है, बट यहाँ पे यूनिट मास क्या है, यूनिट मास इज 5 kg, यूनिट लेंथ इज 20 मीटर एंड यूनिट टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या जाएगा 5, ये 400 नीचे 100, ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 कितना आया 20। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो यूनिट मास इज 5 kg, हम न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में निकाल रहे हैं। यूनिट मास इज 5 kg, यूनिट लेंथ इज 20 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम इज 10 सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको आप लिखो तो क्या बन जाएगा, ये 20 kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 जूल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 1 जूल, इट मीन्स 20 जूल, ठीक है। तो आपका जो SI यूनिट की जब हम बात करें तो SI यूनिट में यूनिट एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल, यूनिट एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल, यूनिट मास इज इक्वल टू 1 kg, यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, यूनिट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बट नाउ यू हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें यूनिट मास इज 5 kg, यूनिट लेंथ इज 20 मीटर एंड यूनिट टाइम इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। एंड इन दैट केस व्हाट we'll get यूनिट एनर्जी, 1 यूनिट एनर्जी विल बी इक्वल टू 20 जूल। SI यूनिट में 1 यूनिट एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल,
इसमें 1 यूनिट एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आप यूनिट में एनर्जी की बात करो तो उसको हम क्या लिखेंगे 20 जूल। 20 जूल इज द यूनिट एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47 है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। नाउ particle is moving in y direction and it is given that the coordinate or the position of particle in y axis or y direction is given by at square minus bt cube, where y is measured in terms of t in meter and t in second. y is measured in meter, obvious सी बात है, and t in second. Then the dimension of b is, तो 47 में हमें क्या पूछा है, 47 में हमें ये गिवन है कि y is equal to at square minus bt cube, at square minus bt cube। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें पूछा है what is the dimension of b। हम लोग बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। पहले इसी क्वेश्चन पे वापस आओ। इस क्वेश्चन पे जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे दे दिया, अब हम लोग जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ लिखेंगे तो नहीं ना, हम दिमाग में रखो यूनिट मास इतना है, यूनिट टाइम इतना है, यूनिट लेंथ इतना है। ऐसा यूनिट में आओ, हमने देखा है कि वन यूनिट एनर्जी इज 1 जूल एंड दैट कैन बी रिटन एज, अगर इफ यू वांट टू राइट यूनिट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास टाइम एंड लेंथ, यू विल राइट इट लाइक दिस इज यूनिट मास, यूनिट लेंथ, यूनिट टाइम। ठीक है, तो फटाफट क्या करो, व्हेन यू राइट यूनिट एनर्जी आप क्या लिखते हो, यूनिट मास इनटू यूनिट लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम का स्क्वायर। अब इसकी जगह पे न्यू वैल्यूज पुट कर दो, बस हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें इतना सब कुछ लिखना नहीं है, कभी भी पेपर में सॉल्व करोगे तो इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं है, ये सारी चीज आपको दिमाग में करनी है, ये सारी चीज आपको दिमाग में करनी है, सीधे आपको यहाँ पे लिखना है, ये लिखो और आंसर लाओ, है ना। ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी है कि भाई यूनिट एनर्जी क्या होता है, यूनिट एनर्जी को आप मास लेंथ टाइम के फॉर्म में क्या लिखते हो, और उसके बाद फिर नए जो आपने एजम्पशन दिए हैं इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें बी के डायमेंशंस बताना है। तो हमें ये पता है भाई कि अगर ये है आपका बेसिकली दिस हैज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर, है ना, डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो इनकी भी वही डायमेंशंस होगी, लेकिन यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है, यहाँ टाइम का क्यूब है, तो ये भी क्या होगा मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। अगर डायमेंशन लिखो तो दिस विल हैव डायमेंशन लाइक दिस, तीनों का डायमेंशन ऐसे होगा। सो बीटी क्यूब की डायमेंशन भी क्या होगी, इट विल बी एल। क्लियर है ये चीज, बीटी क्यूब की डायमेंशन होगी एल। अब यहाँ पे देखो ये हो गया बी और इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी टी क्यूब, है ना, इसकी डायमेंशन आ जाएगी टी क्यूब इज इक्वल टू एल। तो इसको अगर इधर लेके जाओगे तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी एल टी टू द पावर -3। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हम इधर लेकर के गए तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएंगी एल टी की पावर -3। और इसी को अब जैसे मैंने सॉल्व करके देख लिया, अब इसी को फिर से दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई दिस इज मीटर 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 मीटर, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है टी क्यूब का, टी क्यूब का अगर एक्स्ट्रा टर्म है एंड दिस हैज टू कन्वर्ट इनटू लेंथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी का यूनिट कुछ ऐसा होना चाहिए मीटर। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमारे पास सेकंड क्यूब है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्यूब है, इस पूरे को बनना है मीटर। अगर ये मीटर पर सेकंड क्यूब हो गया, अगर ये मीटर पर सेकंड क्यूब हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, मीटर बन जाएगा। इट मींस यहाँ पे अगर टी क्यूब है तो यहाँ पे इसके यूनिट क्या होना चाहिए मीटर पर सेकंड क्यूब, और इसी को अगर डायमेंशन में लिखोगे तो क्या बनेगा एल टी पावर -3। तो हमारे पास आएगा आंसर थर्ड ऑप्शन। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय x इज इक्वल टू k a टू द पावर m t टू द पावर n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो पहली चीज तो ये, इफ दिस इज पोजीशन इट मींस दिस विल बी इन मीटर, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा मीटर में होना पड़ेगा। दिस इज अ कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, तो आई कैन राइट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम यूनिट्स के फॉर्म में लिखें तो ए क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की पावर m एंड सेकेंड की पावर n इज इक्वल टू मीटर। ठीक है, मीटर है ये, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड की पावर n। इसको अगर हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा l, या फिर m l t तीनों लिखो तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, और m तो दोनों साइड ही नहीं इसलिए m को हटा ही दो, है ना, मास वाला टर्म तो है ही नहीं तो इसको हटा दो, इज इक्वल टू ये क्या आ गया l की पावर m, t की पावर क्या जाएगा, यहां से आया नीचे है -2, नीचे है इसलिए हो जाएगा -2 इंटू m प्लस n,
तो t की पावर -2m प्लस n। नाउ आई वांट बोथ टू बी इक्वल, तो क्या होना चाहिए, l की पावर 1, तो यहाँ पे l की पावर m है, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1, दोनों साइड इक्वल होना है ना, इट मीन्स l की पावर 1, l की पावर 1, इट मीन्स m इज इक्वल टू 1, t की पावर 0, t की पावर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -2m प्लस n इज इक्वल टू 0, m है 1, तो यहाँ पे पुट किया, n इज इक्वल टू आ गया 2, सो m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, ऑप्शन है हमारा 2, सेकेंड ऑप्शन, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है इफ द एनर्जी E is equal to g to the power p h to the power q c to the power r where g is the universal gravitational constant, h is the Planck's constant and c is the velocity of light, then the values of p q and r respectively। क्वेश्चन नंबर 49, तो सबसे पहले हमें गिवन है g की वैल्यू क्या होती है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। बेसिकली हमें अभी आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगा पक्का, बट अभी यहाँ पे क्या है, यू नीड ओनली यूनिट्स ऑफ दी जी। आपको अगर ये नहीं भी गिवन है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप मान लो आप भूल गए, क्योंकि ये जनरली हम याद नहीं रख पाते हैं, अगर याद रख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं है तो क्या है, हमारे पास होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स की यूनिट तो हमेशा न्यूटन ही होती है, और न्यूटन क्या है, न्यूटन इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हमें याद हो जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर आप इसके यूनिट्स लिखो तो g के यूनिट्स इनटू ये क्या है मास, तो kg स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज डिस्टेंस, r है ना डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन है यूनिट्स, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखो तो 1 kg कैंसिल हुआ, g के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय kg सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 and t to the power -2। So dimensions of g क्या आएगा, m to the power -1, l to the power 3 and t to the power -2, ठीक है। तो g की डायमेंशन अगर आप याद रख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख पा रहे हो, कभी मान लो भूल गए पेपर में, तो कैसे निकालना है, आपको पता है g m1 m2 by r square is equal to force, gravitational force, force is always has unit न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now you can find out the dimensions of g। इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, ये आ गया हमारे पास gm1 m2 by r square से हमारे पास आ गया g इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू याद रखनी है तो 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आ गया मीटर क्यूब बाई kg सेकेंड स्क्वायर, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ g। इसके बाद प्लैंक कांस्टेंट ये आपका आगे बहुत यूज होगा जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, लेकिन अभी इसकी सिर्फ हमें यहाँ पे क्या लिया है, कैपिटल H, अभी यहाँ पे हमें सिर्फ उसकी यूनिट्स की जरूरत है। तो हमारे पास याद रखने के लिए आप कर सकते हो, हमारे पास होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मतलब अगेन इट इज अ लेंथ है तो मीटर में होगा, तो यहाँ पे अगर आप इसके यूनिट्स लिखो तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ h, ये यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया है, इनटू मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एनर्जी के यूनिट हमने अभी भी देखा था, क्या था, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके यूनिट थे। अब इसको इधर लेके आ जाओ, m तो कैंसिल हो गया, s ऊपर जाएगा तो यहाँ पे s आया, तो ये कैंसिल हो गया, तो बना हमारे पास kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय s। तो h के अगर आप डायमेंशन लिखो तो क्या आएगा, m l2 t -1, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट के जो यूनिट्स, प्लैंक कांस्टेंट के जो डायमेंशंस हैं वो क्या आएगा, m l2 t -1। और तीसरा है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, l t -1। अब हमें ये पूछा है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, डायरेक्ट आप डायमेंशन ले सकते हो, c आपको पता है, डायरेक्टली डायमेंशन को हम इक्वेट कर लेंगे। लेकिन अब हमें ये बोला है कि हमें बताना है E is equal to g to the power p, h to the power q and c to the power r। Now we have to tell the dimension of energy in the form of g, h and c। क्लियर है, तो हम लोग को ये पता है कि एनर्जी के डायमेंशन क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर, अगर डायमेंशन लिखो तो क्या लिखेंगे हम,
ml2t माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू g के डायमेंशन क्या है, g के डायमेंशन है m-1 l3 एंड t माइनस 2 टू द पावर p। h के डायमेंशन क्या है m l2 t माइनस 1 की पावर 3 सॉरी q एंड ये क्या है c इज l t माइनस 1 की पावर r। अब इक्वेट कर लो, इस साइड m का डायमेंशन m की पावर क्या है 1 और इस साइड क्या है माइनस p प्लस q और यहाँ पे तो है ही नहीं, इज इक्वल टू इस साइड कितना है 1। दूसरा इक्वेशन क्या आया 3p प्लस 2q माइनस प्लस r इज इक्वल टू इस साइड कितना है 2 है, l का हमने लिखा l इज 3p 2q r इज इक्वल टू 2। यहाँ पे टोटल पावर क्या है l की 2 और यहाँ पे टोटल पावर क्या है l की पावर 3p इंटू l की पावर 2q इंटू l की पावर r, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। एंड थर्ड इक्वेशन विल बी माइनस 2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू इधर कितना है t की पावर माइनस 2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आया p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं p माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 1 एंड p प्लस q इज इक्वल टू 0। सो वील गेट q इज इक्वल टू हाफ। q इज इक्वल टू अगर हाफ आ गया तो इसको इधर लेके जाओगे बन जाएगा हाफ, तो p इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड कोई भी इनमें से इक्वेशन यूज कर लो। थर्ड को अगर यूज किया तो माइनस 2 इंटू p इज माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस q इज हाफ माइनस r हमें निकालना है इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये क्या बन गया r इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस हाफ इज 5/2। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई माइनस हाफ, q इज हाफ एंड r इज 5/2। ऐसा है हमारे पास ऑप्शन 1 में, ठीक है। तो p इज इक्वल टू माइनस हाफ, q इज इक्वल टू हाफ एंड r इज इक्वल टू 5/2। तो आपको डायरेक्टली g एंड h की वैल्यूज गिवन है, तो फटाफट क्या करेंगे, फटाफट लिखेंगे g के डायमेंशन, h के डायमेंशन, c के डायमेंशन और इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फिर से लगाया, इधर की जो पावर्स हैं m की उसको हमने इक्वेट किया इधर से, l की पावर इधर की l की पावर से इक्वेट किया एंड t की पावर इधर t की पावर से इक्वेट किया एंड वी गॉट द आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। The equation of the stationary wave is y is equal to 2a sin 2 pi ct by lambda cos 2 pi x by lambda। अब स्टेशनरी वेव क्या है ये सब हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। Which of the following statement is wrong? तो the unit of ct is same as that of lambda। तो हम लोग को ये पता है कि when you are writing a sin theta, cos theta, tan theta, तो वहां पे थीटा क्या होता है डिग्री में और रेडियन में। तो वो डिग्री या फिर रेडियन में जब आप लिखते हो इट इज डायमेंशनलेस, है ना, वो यूनिट उसकी डिग्री एंड रेडियन है लेकिन वो क्या है डायमेंशनलेस होते हैं। ये आपको बताया गया होगा आपके मैथमेटिकल टूल्स में। रेडियन एंड या फिर आप अगर एंगल की बात करो तो साइन में जो थीटा आएगा, थीटा इज डायमेंशनलेस, वो एक नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा साइन 2 पाई ct बाई लैम्डा, साइन 2 पाई ct बाई लैम्डा, तो ये क्या है दिस इज थीटा, तो दिस शुड बी डायमेंशनलेस। अब हमें पता है कि लैम्डा इज इसके डायमेंशन या इसके यूनिट्स क्या होते हैं मीटर, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसका मतलब ct के यूनिट भी क्या होना चाहिए मीटर होना चाहिए, तभी तो मीटर मीटर कैंसिल होगा एंड इट विल बिकम डायमेंशनलेस एंड देन विल बी एबल टू टेक दी थीटा, है ना, या साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ct के डायमेंशन विल बी, ct की यूनिट विल बी सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। सिमिलर जाएगा कॉस में जो 2 पाई x बाय लैम्डा वाला टर्म है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो x एंड लैम्डा की यूनिट सेम होने चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, करेक्ट है ना, यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। थर्ड इज द यूनिट ऑफ y इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। भाई y सीधी सी बात है, y उसमें जब आप स्टेशनरी वेव की बात करते हो तो y होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, y होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो y the unit of y is same as that of lambda, lambda is a length, y is a length, बेसिकली वो पोजीशन है, बट पोजीशन मतलब कि आपकी किसी एक पोजीशन से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो वो भी डिस्टेंस ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे वो भी क्या होगा it will have same unit as lambda. The unit of c by lambda is same as that of x by lambda. हमें इतना पता है कि ct by lambda and x by lambda दोनों क्या है, इनकी इसकी और इसकी यूनिट सेम है, इसकी और इसकी यूनिट सेम है।
तो बेसिकली ये क्या है, डायमेंशनलेस, ये कैसे है डायमेंशनलेस, मीटर बाय मीटर, मीटर बाय मीटर, क्लियर है। अब मैंने यहाँ से टी को हटा दिया, ठीक है। पहले क्या था, ये भी डायमेंशनलेस था और ये भी डायमेंशनलेस था, ठीक है। तो हम लोग अगर यूनिट की बात करें तो दे हैड सेम यूनिट, लेकिन अगर आप यहाँ से टी को निकाल दोगे तो क्या ये सेम बचेगा, नहीं बचेगा ना सेम। अगर मैंने टी को निकाल दिया, टी इज इन सेकेंड, टी को अगर मैंने निकाल दिया तो सेम नहीं बचेगा। तो यूनिट ऑफ c by lambda is not same as unit of x by lambda। तो करेक्ट, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 51। In a new system of units, 1 unit of time is equal to 100 second, 1 unit of mass is equal to 10 kg, and 1 unit of length is 50 meter. In this new system of units, 1 unit of force is equal to 1 unit of force. So when you write, जो हम यूजुअल जो यूनिट्स यूज करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट, उसमें 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन, 1 unit of force is 1 Newton, and if you write it in terms of mass, length and time, तो हम क्या लिखते हैं, kg meter per second square। kg means 1 unit mass, meter means 1 unit length, second means 1 unit time। So you write Newton is equal to 1 kg into 1 meter divided by 1 second square। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स के यूनिट्स आते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज यूनिट मास इंटू यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम का स्क्वायर। तो आप अगर नया सिस्टम लोगे, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट 1 न्यूटन, 1 केजी इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर आप नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखोगे तो 1 केजी क्या है, आई एम सॉरी, यूनिट मास क्या है 10 केजी, यूनिट लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ इज 50 मीटर, एंड यूनिट टाइम क्या है, यूनिट टाइम इज 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका हमें स्क्वायर करना है, यूनिट मास इंटू यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम का स्क्वायर, यूनिट मास यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम का स्क्वायर। इसको अगर आप लिखो तो क्या बनेगा, 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 न्यूटन। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास आया 1/20 into 1 Newton, it means 1/20 Newton. This is unit force in new system of units. जब आपने SI यूनिट्स लिया तो उसमें हम क्या लिखते थे, यूनिट फोर्स इज इक्वल टू यूनिट मास इंटू यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम का स्क्वायर। तो सेम ही रहेगा, जब आप नए सिस्टम में यूनिट फोर्स लिखोगे तो क्या आएगा वहां पे, यूनिट मास यूनिट लेंथ यूनिट टाइम का स्क्वायर। सो बेसिकली व्हाट वी गॉट 1/20 न्यूटन। तो नया जो सिस्टम है आपके पास, नए सिस्टम में आप यूनिट मास को बोल रहे हो 10 केजी, यूनिट लेंथ को बोल रहे हो 50 मीटर, यूनिट सेकेंड को बोल रहे हो 100 सेकेंड, एंड यूनिट फोर्स को आप बोल रहे हो 1/20 न्यूटन, है ना। तो हमारे जो नया सिस्टम लेंगे उसमें सारी चीजें चेंज हो जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में, if the unit of length, mass and force are chosen as fundamental units, the dimension of time would be, unit of length, mass and force are chosen as fundamental units। क्वेश्चन नंबर 52। अब ये देखो, आपको 4 चीजें गिवन है, लेंथ, मास, फोर्स एंड टाइम। तो जस्ट ट्राई टू रिलेट दीज 4। ठीक है, अगर आपके पास होता है फोर्स इज इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके यूनिट्स ऐसे होते हैं। तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें क्या है, हम लोगों ने फंडामेंटल जो लिया है क्वांटिटीज, उसको वो हमने क्या लिया है, मास, लेंथ, और ये सब के लिए फंडामेंटल है। तो इनके फॉर्म में हम फोर्स की डायमेंशन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, MLT-2। लेकिन अब वो ये नहीं पूछा, उसने बोला कि मैंने मास लेंथ एंड फोर्स को मैंने फंडामेंटल लिया, देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट टाइम। तो यहां से अगर मैं लिखूं, यहां से आई कैन राइट F इज इक्वल टू MLT²। तो यहां से आई कैन राइट T² इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाई F। तो T इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाई F टू द पावर हाफ। तो बेसिकली यहां से डायमेंशन क्या बन जाएगी टाइम की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ ML एंड F, मास, लेंथ एंड फोर्स विल बी m to the power half, L to the power half and F to the power minus half। m to the power half
L to the power half and F to the power minus half, ऑप्शन सी। ठीक, तो हम लोग मास, लेंथ और टाइम लेकर के फोर्स को डिफाइन करते हैं, बट अभी हमने मास, लेंथ एंड फोर्स को लेकर के टाइम को डिफाइन किया। तो बस क्या ट्राई करना है, जो भी आपको 4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी जो भी गिवन है, जस्ट ट्राई टू रिलेट ऑल ऑफ देम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मास, लेंथ, टाइम, फोर्स सबको रिलेट कर दिया मैंने, एंड देन आई फाउंड आउट टाइम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, मास एंड लेंथ, और हमने डायमेंशन निकाल लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। n is the numerical value obtained in the measurement of a physical quantity and u is the unit used। ठीक है, जैसे हम फोर्स की बात करें, 10 न्यूटन, 10 is the numerical value and newton is the unit, 10 is the numerical value and n is the unit। तो हमने कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट लिया एंड हमने उसमें डिफाइन किया, हमने मेजरमेंट किया, एंड वी टूक n as the numerical value and u as the unit used for that particular quantity। तो हमसे ये पूछा है कि if the result is, result is expressed as nu, numerical quantity into unit, if the result is expressed in different units then, if result is expressed in different units then। तो अभी हमने देखा था कि when we change the system of units, when we change the system of units, तो क्या होता है कि पहले यूनिट फोर्स जो आ रहा था वो 1 न्यूटन आ रहा था, ऐसा यूनिट में क्या आ रहा था, जो यूनिट फोर्स है दैट वाज 1 न्यूटन, बट व्हेन वी डिफाइंड सम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, व्हेन वी डिफाइंड सम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमने हर चीज की यूनिट मास को कुछ और डिफाइन कर दिया, यूनिट लेंथ को कुछ और डिफाइन कर दिया, यूनिट टाइम को कुछ और डिफाइन कर दिया, लाइक वी डिड इन दिस केस और फर्स्ट प्रॉब्लम में। तो व्हेन वी चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो क्या हुआ, हर चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, है ना, हर चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। प्रीवियसली यूनिट फोर्स वाज 1 न्यूटन, लेकिन अब क्या हो गया 1/20 न्यूटन, यूनिट फोर्स अब क्या हो गया 1/20 न्यूटन। सो इफ वी आर चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो क्या होता है, n भी चेंज हो जाएगा, u भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आई कैन राइट, मैंने क्या किया, एक मेजरमेंट लिया, आई हैव डन अ मेजरमेंट, और मैंने जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को मैंने लिखा nu, मान लो हम इसको रिजल्ट से लिखते हैं, रिजल्ट को मैंने लिखा nu। सो नाउ ये रिजल्ट तो कांस्टेंट है, हमने जो मेजरमेंट किया वो रिजल्ट तो कांस्टेंट है। तो हमने जो पहले आई डिफाइंड सम सिस्टम ऑफ यूनिट एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई रोट n into u, लाइक मैंने फोर्स को मेजर किया और फोर्स को मैंने लिख दिया 10 न्यूटन। क्लियर है? तो ये 10 न्यूटन जो मैंने लिखा, इसको आई कैन राइट 10 into 1 न्यूटन, मतलब 10 into यूनिट फोर्स, 10 into यूनिट फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किया है, हम उसी को लेते हैं। अगर मैंने क्या किया, यूनिट फोर्स मैंने बोल दिया, यूनिट फोर्स इज 1/20 न्यूटन, मेरा जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें जो यूनिट फोर्स है दैट इज 1/20 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट फोर्स को मैंने लिखा 1/20 न्यूटन, ये है यूनिट फोर्स। तो यहाँ पे इसको इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल बनना चाहिए 10 न्यूटन, टोटल बनना चाहिए 10 न्यूटन। तो यहाँ पे आई विल राइट 200, ऐसे लिखूंगी ना, 200 इंटू यूनिट फोर्स, क्योंकि रिजल्ट तो क्या है, रिजल्ट तो हमारे पास 10 न्यूटन ही है, हमारा रिजल्ट 10 न्यूटन आया है, बट प्रीवियसली व्हाट आई डिड, 1 न्यूटन इज इक्वल टू यूनिट फोर्स, तो 10 इंटू यूनिट फोर्स, बट नाउ मैंने यूनिट फोर्स को लिखा 1/20 न्यूटन, आई हैव चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास रिजल्ट आएगा 200 इंटू यूनिट फोर्स, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू नाउ चेंज, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज सिस्टम ऑफ यूनिट। सो अगर मैंने इसको u को बढ़ाया, जैसे मैंने यहाँ पे u को क्या किया, यूनिट को मैंने डिक्रीज किया, तो n क्या हो गया, बढ़ गया। तो बेसिकली ये है ना, इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ u, इफ आई इंक्रीज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर मैं इस यूनिट को चेंज करूं, इफ आई इंक्रीज दिस विल डिक्रीज, इफ आई डिक्रीज दिस विल इंक्रीज। तो बेसिकली आई कैन राइट nu इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, और आई कैन राइट n इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय u। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। सो बेसिकली इतना, ये बस मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया है, एग्जांपल देके समझाया है। बाकी हम लोग को यहाँ से क्या दिख रहा है कि भाई रिजल्ट हमारा फिक्स है, आई हैव मेजर्ड समथिंग, आई हैव टेकन द रिजल्ट,
तो रिजल्ट मेरा फिक्स्ड है। नाउ आई हैव रिप्रेजेंटेड दैट रिजल्ट एज n इज n इनटू u, ठीक है, जहां पे हमारा u क्या है, u इज द यूनिट यूज्ड, u क्या है, u इज द यूनिट यूज्ड। इफ आई चेंज द यूनिट, अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करूं, इसको अगर मैं अलग तरीके से डिफाइन करूं, तो दिस न्यूमेरिकल वैल्यू विल गेट अफेक्टेड। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, यूनिट फोर्स को 1 न्यूटन लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी 10, और जब मैंने यूनिट फोर्स को 1/20 न्यूटन लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 200, है ना। तो अगर इफ आई चेंज द यूनिट तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू विल गेट डिस्टर्ब। तो अब देखो, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट रहने वाला है। इफ आई इंक्रीज दिस u, इट मींस n विल डिक्रीज, इफ आई डिक्रीज दिस u, इट मींस n विल इंक्रीज। इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, n u is constant, it means n is inversely proportional to u। तो हमारे पास आ जाएगा n is inversely proportional to basically size of u, कि आपने u को क्या लिया है, जैसे यहाँ पे u हमने लिया है 1 न्यूटन, यहाँ पे हमने लिया है 1/20 न्यूटन, ठीक है। आपका u पे डिपेंड करेगा, u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n। अगर आप u को बढ़ाओगे n डिक्रीज होगा, u को घटाओगे तो n इंक्रीज होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53। सो व्हेन यू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया है, ये कोई भी किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला करके जब आपको प्रेजेंट करना है उसे, तो वहां पे क्या होगा, व्हेन यू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हमारे पास क्या होगा, दैट कंप्लीट रिजल्ट विल बी रिप्रेजेंटेड इन सम डिफरेंट फॉर्म, उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4th। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। इफ स्पीड इज v, टाइम t एंड फोर्स f आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। ये चीजें क्या, ये क्वेश्चंस क्या है, बार बार ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, और अगर पेपर में नहीं आए तो कम से कम पेपर के बाद जब आपने ट्राई किया होगा तो आपसे वो क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड, टाइम एंड फोर्स को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, तो जस्ट रिलेट v, t, f एंड m, इनको रिलेट करो। तो हमें पता है कि f इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और आई कैन राइट f इज इक्वल टू m dv बाई dt। बस रिलेट कर लिया मैंने, फोर्स, मास, वेलोसिटी, टाइम, है ना, फोर्स, मास, वेलोसिटी, टाइम। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज, हमें निकालना है मास इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री। तो आई कैन राइट m इज इक्वल टू, इसके यूनिट क्या जाएंगे v, या इसका डायमेंशन क्या जाएगा v, इसका डायमेंशन t। अच्छा, हमें मास को लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, मास को यहां रखा, मास इज इक्वल टू f इंटू t डिवाइडेड बाई v, बेसिकली f t v टू द पावर -1। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ m की डायमेंशन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। हमने क्या लिखा, f m, a को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, m v t f। आई हैव रिलेटेड ऑल 4 वेरिएबल्स जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ m को आप लिखोगे f dt डिवाइडेड बाई dv, m इज इक्वल टू f dt डिवाइडेड बाई dv। f के यूनिट्स f, dt के यूनिट्स t, dv के यूनिट्स v। तो हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू f t v पावर -1। ऑप्शन 1 इज द आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। इन द इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई √2at minus t square is equal to ax sin inverse t by a -1। दिख तो रहा है बहुत भयानक क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन क्या है, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन और इतना बड़ा जो स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा सा टर्म दिया है, वो सिर्फ क्या है, हमें डराने के लिए दिया गया है। और अगर आप डर गए हो, देन वी आर सक्सेसफुली हम अपना काम कर पाए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को देख के डर गए हैं तो, है ना, क्योंकि जिस काम के लिए दिया गया था क्वेश्चन वो तो हो गया फिर। तो अब यहाँ पे हमें पूछा है वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली आपको क्या करना है, हमारे पास पहले दिमाग में आया कि भाई चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। नहीं, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप डायमेंशन से रिलेट करोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो क्या है, dt डिवाइडेड बाई √2at minus t square, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a टू द पावर x साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाई a -1। अब आप जब लिखते हो साइन थीटा, तो वो एक वैल्यू आती है, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। डज इट हैव एनी डायमेंशन और डज इट हैव एनी यूनिट? नो। तो अगर आप लिख रहे हो साइन
थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा साइन इनवर्स हाफ। तो डज दिस क्वांटिटी हैव एनी यूनिट? नो। ये क्या है? डायमेंशनलेस है। इसका मतलब यहाँ जो आएगा, ये जो आ रहा है, ये क्या है? डायमेंशनलेस होगा। और कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे -1 है, ये तो एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, इट मींस दिस शुड बी डायमेंशनलेस। ये भी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो तभी तो ऐड होंगे ना दोनों। तो इसके यूनिट्स क्या है? सेकंड। इसके यूनिट क्या होने चाहिए? सेकंड। इसका मतलब ए के यूनिट क्या होंगे? सेकंड। क्लियर है चीज? ए के यूनिट क्या होंगे? सेकंड। अब यहाँ पे इस साइड पे देखो, ऊपर है dt, इसका मतलब इसका यूनिट क्या है? सेकंड। ऊपर है dt, इसका यूनिट क्या आ गया? सेकंड। नीचे क्या है? दिस इज t स्क्वायर, इट मींस सेकंड स्क्वायर। t स्क्वायर इट मींस सेकंड स्क्वायर। नाउ यू आर ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट सम वैल्यू इन t स्क्वायर, है ना? या फिर आप t स्क्वायर को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप सेकंड स्क्वायर से ही सेकंड स्क्वायर को यूनिट सेम होनी चाहिए व्हेन यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो अगर इसके यूनिट t स्क्वायर है तो इसके यूनिट भी क्या होने चाहिए? t स्क्वायर। और है भी, इसके यूनिट क्या है? सेकंड। इसके भी यूनिट क्या है? सेकंड। वो हमने यहां से देख लिया। तो भाई सीधी सी बात है, इसका अगर सेकंड स्क्वायर है तो इसका भी सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। एंड वी आर गेटिंग कि दिस हैज सेकंड स्क्वायर एज अ यूनिट एंड इट हैज सेकंड स्क्वायर इट्स यूनिट। अब हमने क्या किया? यहाँ पे आ गया समथिंग सेकंड स्क्वायर, फिर हमने उसका ले लिया रूट। तो सेकंड स्क्वायर का रूट लिया तो क्या बनेगा? सेकंड। तो in the numerator we have second, in the denominator we have second. It means again ये पूरा क्या बन गया? सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, this has become डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है, इट मींस ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, दोनों साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इट इज डायमेंशनलेस तो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी क्या है? दिस इज डायमेंशनलेस, ये भी है डायमेंशनलेस, तो ये भी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। इसका मतलब सेकंड की पावर x, a की पावर x मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ a? इट इज सेकंड। सेकंड की पावर अगर आपने 0 रखी, इट विल बिकम डायमेंशनलेस। और कोई भी और वैल्यू रखी, 1 रखी, -1 या 2 जो हमें ऑप्शन में गिवन है, तो दिस विल नॉट बिकम डायमेंशनलेस। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी 0। वैल्यू ऑफ x शुड बी 0। ऑप्शन 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। The fundamental frequency of vibration of a stretched string is given by F is equal to 1 by 2L root T by M, where T is tension, M is linear density and L is length. F is equal to 1 by 2L T by M. अब यहाँ पे ये इसके बारे में भी आप वेव्स में जब पढ़ोगे, वेव्स में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। इस साइड फ्रीक्वेंसी है, दिस इज लेंथ, दिस इज टेंशन, दिस इज लीनियर डेंसिटी। ठीक है, तो जब आप वेव्स पढ़ लोगे तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में देने वाले हैं उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है? हमें गिवन है, ये टेंशन गिवन है, ये लीनियर डेंसिटी गिवन है। तो ये आता है आपका लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। डायमेंशन क्या आ जाएगी? m l पावर -1। ठीक है, m l पावर -1 एंड t भी गिवन है तो t पावर 0। क्लियर है? तो इसके डायमेंशन आएंगे m l पावर -1 t पावर 0। बट यहाँ पे उस टाइम आपको ही पता रहेगा ये मास पर यूनिट लेंथ है, लेकिन अभी हम इसको इस तरीके से करते हैं कि हमें मालूम नहीं है m क्या है, हमें मालूम नहीं है m क्या है। तो भाई इस साइड है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज, या फिर आप क्या बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम। 1 बाई टाइम पीरियड यही होता है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसकी यूनिट्स होती है हर्ट्ज या फिर 1 बाई सेकेंड। तो इसकी यूनिट्स क्या है? 1 बाई सेकेंड। या आप इसके डायमेंशन क्या लिख सकते हो? डायमेंशन लिख सकते हो t पावर -1, m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1। अब इस साइड देखो, यहाँ पे आपने मान लिया कि इसकी जो m जो है, m की डायमेंशन है m l, m की पावर x, l की पावर y एंड t की पावर z, ऐसे मैंने मान लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो m0 l0 t -1 इज इक्वल टू लेंथ। ये क्या है? लेंथ है एंड नीचे है, तो इसका क्या जाएगा? m0 l -1 t0। कोई दिक्कत इसमें? m0 l -1 t0 नीचे है ना ये।
अगर आप नीचे लिखोगे तो क्या आएगा डायमेंशन m0 l1 t 0, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर ले लिया। अब इसका अगर टेंशन का लिखोगे, टेंशन क्या है, टेंशन इज अ फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m l t -2, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर रूट है तो इसके ऊपर आ जाएगा हाफ, तो हाफ अंदर लिए तो यहाँ हाफ और यहाँ बन गया -1। अब जब हम यहाँ पे m का लिखेंगे तो m का क्या है, हमने लिया है m पावर x l पावर y t पावर z, बट अगेन इसके ऊपर क्या है, रूट है और ये डिनोमिनेटर में है ना, तो बेसिकली क्या हो गया, m की पावर हाफ एंड -1, तो -हाफ है ना, ये क्या है डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे ये था न्यूमरेटर में एंड इट हैज अ रूट, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक रूट लगा दिया, तो यहाँ पे हाफ 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 हो गया, बट यहाँ पे इसकी पावर क्या है, m की पावर है -हाफ, तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, -हाफ। तो यहाँ पे जब डायमेंशन लिखोगे क्या आएगा, m की पावर -x/2, l की पावर -y/2 एंड t की पावर -z/2। अब यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे, m की पावर इधर क्या है, 0 है, यहाँ पे हाफ -x/2, तो हाफ -x/2 इज इक्वल टू 0, m की पावर 0 प्लस हाफ -x/2 इज इक्वल टू 0, l की पावर -1 प्लस हाफ -y/2 इज इक्वल टू 0, t की पावर 0 -1 माइनस z/2 इज इक्वल टू -1, तो ये कैंसिल हो गया, z आ गया हमारे पास 0, यहां से हमारे पास आया x इज इक्वल टू 1 और यहां से हमारे पास आया y इज इक्वल टू -1। इसका मतलब इफ यू राइट m तो ये क्या बन जाएगा, m पावर 1 l पावर -1 t पावर 0, बेसिकली क्या है, kg पर मीटर, kg पर मीटर। तो हमारे पास पहले भी आ रहा था m पावर 1 l पावर -1 t पावर 0 और अभी भी हमें वही मिला। तो जब आप वेव्स पढ़ लोगे तो आपको डायरेक्टली पता होगा दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, उसमें आपको याद भी हो जाएगा दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। अभी इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो अभी आपको याद नहीं रहेगा, तो बेसिकली इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से तो हम हमेशा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको इसी तरीके से करना है, जब आप वेव्स में पढ़ोगे तो ये दिमाग में रह जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने का एक और फायदा ये होता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड गिवन होंगे, लेकिन कुछ आंसर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ किसी एक ही ऑप्शन में मान लो डायमेंशंस मैच हो रहे हैं, ठीक है, कोई एक ही ऑप्शन है जिसमें डायमेंशंस मैच हो रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम कंप्लीटली। सीधा क्या करो भाई, देख लो कि किसमें डायमेंशन मैच हो रहा है एंड डायरेक्टली उस पे टिक लगा दो कि आपको जो रिजल्ट आना चाहिए, इफ द रिजल्ट इज मैचिंग, इफ दैट रिजल्ट हैज व्हाटएवर डायमेंशन, अगर कोई एक ही ऑप्शन इज मैचिंग विद दैट देन दैट विल बी योर आंसर, नो डाउट। तो कई बार डायमेंशन का यही फायदा होता है कि हमें कई बार क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, डायमेंशन का यूज करके वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये भी फायदा है, तो ये फायदा हमें उठाना है जब कभी हम यूज कर सकते हैं तब। जैसे अभी तो ये चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन का, आपको यूनिट डायमेंशन पे काम करना ही है, बट आगे जब आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे ना, तो वहां पे कई जगह आप यूनिट एंड डायमेंशन यूज करके उस चैप्टर का कंसेप्ट यूज ही नहीं करोगे, यूनिट एंड डायमेंशन यूज करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 57 इज द स्पीड ऑफ लाइट c, acceleration due to gravity g and pressure p are taken as the fundamental quantities, then dimension of gravitational constant are। तो पहली चीज हम लोग के पास क्या है, c के डायमेंशन यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड, g क्या है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड p इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा kg डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। आप डायमेंशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और वैसे ही आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हमारे पास यूनिट्स क्या आए थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज मीटर क्यूब बाय केजी सेकेंड स्क्वायर, यही आया था, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है कि इस g को इन तीनों के फॉर्म में c, g एंड p के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे क्या आएगा, इसके डायमेंशन लिख लो, इट इज l क्यूब m-1 एंड t स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिखा m-1 l3 t2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, lt-1, इसकी पावर x, मतलब बेसिकली c की पावर x, g की पावर y एंड p की पावर z, तो ये हो जाएगा lt-2 की पावर y एंड दिस इज m
L माइनस 1 t माइनस 2 की पावर z। अब अगेन क्या करो, इक्वेट दी वैल्यूज ऑन बोथ दी साइड्स। तो m की पावर यहाँ पे क्या है z, सो z इज इक्वल टू आगे डायरेक्टली -1। यहाँ पे m की पावर इज ओनली z, तो z इज इक्वल टू -1। दूसरा है l, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3। l की पावर x प्लस l की पावर y प्लस l की पावर यहाँ x है, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3। माइनस x माइनस y माइनस 2y माइनस 2z, माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू, ये -2 है ना, ये देखो नीचे है ना स्क्वायर, तो ये आ गया -2। यहां से हमारे पास क्या है, ये सब कैंसिल कर लो, ये आ गया प्लस। अब क्या करें, z इज इक्वल टू है हमारे पास -1, z इज इक्वल टू है -1, तो ये बन गया +1। तो यहां से हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे फिर से -1 रखो, तो हमारे पास आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, एंड ये -2 इधर जाएगा तो 4। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो क्या बना हमारे पास -y इज इक्वल टू -2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 and z is equal to -1. So I can write dimension of G is equal to x is c, x जो है वो c की पावर है, y is g की पावर है, तो g की पावर 2 and p की पावर -1। देखते हैं ऐसा हमारे पास किस ऑप्शन में है, c की पावर 0, g की पावर 2 and p की पावर -1, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 में हमें गिवन है द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज F इज इक्वल टू म्यू एन, वेयर n इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द डायमेंशन ऑफ म्यू आर। ना अब आपको पता है कि F इज इक्वल टू म्यू एन है, हमें पूछा है कि म्यू के डायमेंशंस क्या हैं, तो F इज अ फोर्स, n इज अ फोर्स, F इज अ फोर्स एंड n इज अ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आल्सो अ फोर्स, है ना। तो अगर F भी फोर्स है n भी फोर्स है, तो F ने n की यूनिट्स को कैंसिल कर दिया, इट मींस म्यू विल बिकम डायमेंशनलेस। F इज इक्वल टू म्यू n, सो म्यू इज इक्वल टू F बाई n, ये भी फोर्स, तो दोनों की यूनिट विल बी सेम, सो म्यू विल बी डायमेंशनलेस, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 59, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाई v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशन ऑफ दिस इज, और यूनिट बोलो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तीनों का मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, b इंटू सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीटर बाई सेकेंड क्यूब, सो बेसिकली l t पावर -3। डायमेंशंस ऑफ b विल बी l इंटू t टू द पावर -3। क्वेश्चन नंबर 60, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के पहले से यूनिट्स क्या आए थे या डायमेंशन क्या आए थे, m-1 l 3 t -2, है ना। और प्लैंक कांस्टेंट का क्या आया था, प्लैंक कांस्टेंट का आया था m l 2 t -1, m l 2 t -1, ठीक है। और c का क्या आएगा हमारे पास, c के लिए आ जाएगा l t -1, और हमें ये बताना है कि how will you represent the mass in terms of c, g and h, ठीक है। तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मास के लिए क्या हो जाएगा m l0 t0। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसके दिस प्लस दिस मिला के 0 करना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया g पावर x y एंड z, तो x y एंड z, ठीक है। तो मास का क्या होगा, मास के लिए हो जाएगा m l पावर 0 t पावर 0, तो क्या करना है मुझे, m पावर यहाँ पे हो गया -x, m की पावर क्या हो गया -x प्लस y इज इक्वल टू 1, l पावर 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, -2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0, बिकॉज l का यहाँ पे 0 होगा, t का 0 होगा, बस यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इसको मैंने कर दिया कैंसिल, तो क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इससे आया हमारे पास y इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू
माइनस हाफ, y इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, y इज इक्वल टू हाफ आ गया यहाँ से, 2y इज इक्वल टू 1। फिर मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू हाफ आया, यहाँ पे पुट किया या फिर यहाँ पे पुट कर लो, तो y इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ माइनस हाफ, और इनमें से किसी एक में पुट कर लो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -2 इंटू एक्स है हमारे पास माइनस हाफ, ये हो गया प्लस माइनस वाई हाफ माइनस z इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारे पास z इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो हम यहाँ पे मास को क्या लिख सकते हैं, मास कैन बी रिटन एज g की पावर माइनस हाफ, h की पावर हाफ एंड c की पावर हाफ। तो हमारे पास, हाँ हमारे पास c को पहले लिया है, g को बाद में लिया है, तो c की पावर हाफ कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 में है, c की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ, ऑप्शन 2 एंड 3 एंड h की पावर हाफ, तो ओनली ऑप्शन 3 में है, c की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ एंड h की पावर हाफ, so option 3 will be the correct option। so what we are doing, we are taking g, h and c as fundamental और हम मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं in terms of g, h and c। तो c की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ एंड h की पावर हाफ will be the representation। question number 61 is if a is equal to या mod of a is equal to 10, mod of b is equal to 20 and angle between them is 60 degree, then a dot b will be what? तो a dot b हमारे पास क्या होता है, a dot b is dot product which can be written as mod a mod b into cos theta, क्या आ जाएगा 10 into 20 into cos 60 is half, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, a dot b will be 100, option 1। Question number 62, the three vectors a is equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap, b is equal to i cap minus 3j cap plus 5k cap and c is equal to 2i cap plus j cap minus 4k cap form equilateral right angle isosceles no triangle। ठीक है, तो हमें ये देखना है a is equal to हमें गिवन है, यहाँ पे i j k है, I will just write कि हर एक्सिस में कितना उसका वैल्यू है। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर, जब आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, बस आपके दिमाग में होना चाहिए दिस इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। वैसे सेकेंड जो आएगा q b इज 1 कॉमा माइनस 3 कॉमा प्लस 5 एंड थर्ड इज 2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 4, और हमें ये बताना है कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि भाई अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो पहले ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर हो गया और ये थर्ड वेक्टर हो गया। ठीक है, मान लो सबका सम 0 आ रहा है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, तो भी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, या फिर इनका रिजल्टेंट अगर ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c आ रहा है तो भी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ सकती है। तो आप जब वेक्टर को देखोगे तो आपको थोड़ा सा देखना है, वहां पे एनालाइज करना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज ऑफ वेक्टर हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आई कैन राइट b प्लस सी इज इक्वल टू a, हो रहा है क्या भाई, x में अगर ऐड किया तो i कैप प्लस 2i कैप 3i कैप हो गया, माइनस 3j कैप प्लस j कैप माइनस 2j कैप हो गया, 5k कैप माइनस 4k कैप 1k कैप हो गया। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ से आई कैन राइट b प्लस c इज इक्वल टू a, इट मीन्स दे विल फॉर्म अ वेक्टर। यहाँ पे b प्लस c इज इक्वल टू a, b प्लस c इज इक्वल टू a, कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। अब हमें ये बताना है कि भाई कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल तो बन रहा है तो फोर्थ ऑप्शन तो गया, कैसा ट्रायंगल बन रहा है अब, तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, अगर ऑल थ्री वेक्टर्स हैव सेम लेंथ इट मींस इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर दो लेंथ सेम है इट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर पाइथागोरस थ्योरम लग पा रहा है इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आया रूट 14, इसका आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ गया रूट 35, एंड यहाँ पे तीसरा आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ गया रूट 21। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है
ये कुछ 7 का मल्टीपल है, फिर उसका रूट, 7 का मल्टीपल फिर उसका रूट, 7 का मल्टीपल फिर उसका रूट, ठीक है। तो बिगेस्ट यहाँ पे लेंथ किस कौन सी आएगी, ये आएगी। तो हम क्या करते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में वही होता है ना कि दो छोटी जो साइड्स हैं, द स्मॉलर साइड्स, उनका स्क्वायर हम करेंगे एंड ऐड करेंगे, विल गेट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। ये क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट साइड, तो दीज टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड लेंथ्स इज इक्वल टू साइड लेंथ स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो यहाँ पे ये है ग्रेटेस्ट लेंथ या ग्रेटेस्ट साइड, तो आई विल जस्ट ट्राई कि इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये आ रहा है क्या, भाई आइसोसेलेस तो नहीं है, इक्विलैटरल तो नहीं है, तो हमारे पास आंसर तो आ गया राइट एंगल, बिकॉज वी हैव एलिमिनेटेड दी 3 अदर ऑप्शंस। बट देखते हैं वो ट्रू है या नहीं। सो रूट 21 स्क्वायर प्लस रूट 14 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ये 21 हो गया, ये हो गया 14, कितना आया 35। तो ये बेसिकली क्या है, रूट 35 स्क्वायर। तो यहाँ पे आई कैन राइट दिस वॉज मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या लिया था, b प्लस c इज इक्वल टू a, ऐसा लिया था ना मैंने। तो हमारे पास क्या आ रहा है, c एंड a आर दी परपेंडिकुलर साइड्स एंड b इज दी हाइपोटेनियस। हमारे पास आ रहा है b प्लस c इज इक्वल टू a, और इसको अगर हम ट्रायंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, b इज दी हाइपोटेनियस एंड c एंड a आर दी परपेंडिकुलर साइड्स। तो यहाँ पे क्या जाएगा, c प्लस b इज इक्वल टू a, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर c प्लस b इज इक्वल टू a, एंड यहां से हमें दिख रहा है कि c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरह का सेट बनेगा हमारे पास वेक्टर्स का। इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग को डायरेक्टली जब हमने एलिमिनेट किया पहला कि नो ट्रायंगल वाला ऑप्शन तो गया, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहा है। फर्स्ट कोई दो वेक्टर को ऐड करने से वी आर गेटिंग द थर्ड वेक्टर, तो ट्रायंगल बनेगा। तो नो ट्रायंगल वाला ऑप्शन गया। फिर वी कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड, तो वहां पे इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस वाला भी गया, तो इट मींस वी आर गेटिंग राइट एंगल ट्रायंगल। बस ये मैंने बता दिया कि आपका वेक्टर जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा बनेगा, और हमारे पास वेक्टर्स का जो सम है वो भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 62। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। मिनिमम नंबर्स ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन्स व्हिच कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, अगर दो वेक्टर है हमारे पास, कैन दे गिव जीरो रिजल्टेंट? हाँ, अगर फर्स्ट वेक्टर इज ऑपोजिट टू दी सेकेंड वेक्टर, मतलब पहले दो वेक्टर क्या हो, दो वेक्टर भी अपना सम जीरो दे सकते हैं, बट दे शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। बट ऐसे में क्या होगा, दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन में हो जाएंगे। चलो, तो हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर है और इसको हमें क्या करना है, इसके साथ कोई एक वेक्टर ऐड करना है। वी जस्ट वांट टू वेक्टर्स एंड टू वेक्टर्स का सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वी शुड टेक, अगर मेरे पास है ए वेक्टर, दो वेक्टर है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस बी, है ना। a इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब एक वेक्टर है हमारे पास a एंड दूसरा वेक्टर है b इज इक्वल टू क्या है, माइनस a। एक है a एंड दूसरा है माइनस a, तो वो दोनों क्या देंगे, रिजल्टेंट 0, बट दे विल बी इन द सेम प्लेन। मैंने क्या किया, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, ये अलग अलग दिखाने का मतलब बस ये है कि एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा, बट ऐड तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ना, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। जैसे आपको सर ने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट लेके करो, कि हम ऐसे गए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा d हुआ, एंड फिर हम ऐसे गए तो डिस्प्लेसमेंट माइनस d हुआ। तो सेम प्लेन में होंगे दोनों वेक्टर, तभी तो ये जीरो कर पाएंगे ना एक दूसरे को। ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होंगे, बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो दो वेक्टर अगर सम जीरो दे सकते हैं, बट दे आर ऑन द सेम प्लेन, बट हमें क्या बोला है कि डिफरेंट प्लेन वाले चाहिए। अब हमारे पास आता है कि तीन वेक्टर ले लो भाई, हमारे पास एक ये 3D हमारे पास जो सिस्टम है वो है, दिस इज x y एंड z। तो ये प्लेन आपका हो गया xy प्लेन, ये प्लेन क्या है, xy प्लेन, ये है दिस इज xz प्लेन, ये है xz प्लेन, और
दिस इज YZ प्लेन, है ना, XY प्लेन, YZ प्लेन एंड XZ प्लेन। अब मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग 3 वेक्टर्स जो कि तीनों अलग अलग प्लेन में है। क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने XZ प्लेन में एक वेक्टर लिया, वेक्टर A, ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर ये इस प्लेन में है, दूसरा वेक्टर मैंने इस प्लेन में लिया, वेक्टर B। अब इनका मैंने सम किया, सॉरी तीसरा वेक्टर मैंने ऐसे लिया। 3 वेक्टर अगर उनका सम 0 हो रहा है तो क्या होते हैं वो, ये फर्स्ट वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, तीनों अगर क्या कर रहे हैं, एक क्लोज शेप फॉर्म कर रहे हैं, देन देयर सम विल बी 0। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर प्लस थर्ड वेक्टर, इनका सम हो गया 0, तो इट मींस आई एम गेटिंग 0 रिजल्टेंट एंड दिस वेक्टर इज इन दिस प्लेन, दिस वेक्टर इज इन दिस प्लेन, और अगर इसको आप देखो तो ये इस प्लेन में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने तीनों को डिफरेंट प्लेन में लिया है। इसको अगर आप इसके पास ड्रॉ करो, ओरिजिन के एकदम पास, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो इस C वेक्टर क्या आ रहा है, इस प्लेन में आ रहा है, तो मैंने एक इस प्लेन में लिया, इस प्लेन में एक वेक्टर लिया, ठीक है, इस प्लेन में एक वेक्टर लिया, इस प्लेन में एक वेक्टर लिया और तीसरा इस प्लेन में एक वेक्टर लिया, और तीनों को ऐड किया तो 0 आ गया। बट आप जब भी एक ट्रायंगल बनाओगे, तो उस ट्रायंगल से एक नया प्लेन पास होगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो ट्रायंगल इज अ प्लेनर शेप, है ना, वो क्या होता है, प्लेन में होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मैंने A को डिफरेंट प्लेन में लिया था, B को डिफरेंट प्लेन में लिया था, C को मैंने डिफरेंट प्लेन में लिया था, लेकिन जब मैंने तीनों से एक ट्रायंगल बनाया तो उन तीनों ने मिलकर एक नया प्लेन क्रिएट कर दिया, ठीक है, उन तीनों ने मिलकर एक नया प्लेन क्रिएट कर दिया, और एंड नाउ ऑल दोस 3 आर इन द सेम प्लेन। तो हमें 0 रिजल्टेंट तो मिला। प्रीवियसली हमने जो प्लेन लिए थे वो तीनों अलग अलग वेक्टर अलग अलग प्लेन में थे, बट जब हम उसको हमने मिला के ट्रायंगल बनाया तो उसने एक नया प्लेन बना लिया। ये एक नया प्लेन है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, तीनों अलग अलग प्लेन में। ये इस प्लेन में है, दिस A वेक्टर इज इन दिस प्लेन, B वेक्टर इज इन दिस प्लेन एंड C वेक्टर इज इन दिस प्लेन। लेकिन व्हेन आई हैव कनेक्टेड ऑल दिस 3, तो ये बन गया ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल एक नया प्लेन बन गया। नाउ ऑल दोस 3 आर इन द सेम प्लेन, जो कि मेड बाय दीस 3 वेक्टर्स, एक नया प्लेन बन गया। तो इसका मतलब इससे तो हमें 0 मिल गया, लेकिन हमारी जो कंडीशन है कि डिफरेंट प्लेन में हो वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम 4 वेक्टर्स हमें लेने पड़ेंगे कि उनका सम हमें क्या मिले, 0 मिले। अब चौथा अगर हम लेंगे तो चौथा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और एक तीसरा वेक्टर इस तरीके से लिया, यहाँ पे मैंने तीसरा वेक्टर लिया और फिर यहाँ से मैंने चौथा वेक्टर लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसे फोर्थ वेक्टर लिया। एंड नाउ इन चारों का सम क्या आ रहा है, 0। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसका एरो इस साइड है और इसका एरो इसके कैप के साइड है। अब क्या है कि क्या ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, नो, ये सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने क्या किया था, मैंने लिया इस प्लेन में, इस प्लेन में एक वेक्टर लिया, इस प्लेन में एक वेक्टर लिया, ये हो गए 2 वेक्टर। तो दिस इज इन दिस प्लेन, दिस इज इन दिस प्लेन, ठीक है, इसको मैंने अलग प्लेन लिया है, दिस इज अ डिफरेंट प्लेन। और तीसरा मैंने, ये देखो, तीसरा मैंने इस प्लेन में लिया, ये XY प्लेन में आ रहा है। लेकिन नाउ दीज 3 आर मेकिंग सेम प्लेन, इनने क्या किया, एक नया प्लेन बना दिया, दिस, जिसमें तीनों की तीनों लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, बट दे आर नॉट इन डिफरेंट प्लेन्स, दे आर इन द सेम प्लेन। तो मुझे क्या करना है, इस प्लेन में मैंने एक वेक्टर लिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब क्या है, कैन दे फॉर्म अ सिंगल प्लेन, नो, ये अलग प्लेन में है और ये अलग प्लेन में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम 4 वेक्टर हमको रिक्वायर्ड होंगे such that they will satisfy the condition of being in different plane and having a 0 resultant. तो आंसर will be थर्ड, जिसमें है ऑप्शन थर्ड, जिसमें आंसर है 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू I plus I cap plus J cap plus K cap, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू I cap plus J cap plus K cap। अब जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 आता है, डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन में 1 2 3 सबसे 1 2 3 4 सबसे डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो और देख लो कि किसका डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए यही करना है, I कैप J कैप प्लस माइनस, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्या करो, ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लो,
तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 1 माइनस 1 1, सेकेंड ऑप्शन में क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1, थर्ड में क्या है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड फोर्थ में क्या है 3 2 माइनस 5। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो x से x मल्टीप्लाई, y से y मल्टीप्लाई, z से z मल्टीप्लाई। तो क्या करो पहले के लिए 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 1, तो ये आ गया प्लस 1, इट मीन्स ये ऑप्शन कैंसिल। अब इसका देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये क्या आ गया माइनस 1, इट मीन्स ये ऑप्शन भी गया। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये आ गया -3, तो ये ऑप्शन भी गया, मतलब ये सही होगा। देख लेते हैं 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, ये 0 आ रहा है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इट मीन्स दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, सो ऑप्शन 4th विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, फ्रॉम द फिगर द करेक्ट रिलेशन इज। तो 65 में हमें गिवन है ये एक ट्रायंगल बन रहा है एंड ये दूसरा ट्रायंगल है, दिस इज वेक्टर E, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, ये है वेक्टर D एंड ये है वेक्टर C। फर्स्ट ऑप्शन है A प्लस B प्लस E इज इक्वल टू 0, A प्लस B प्लस E इज इक्वल टू 0। भाई जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे वापस आ गए, A है इधर, A प्लस B प्लस E इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हमें रॉन्ग बताना, अच्छा हमें करेक्ट बताना है ना, हाँ। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है C माइनस D, पहला ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन है C माइनस D। अगर हमारे पास ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं होता तो हम यहाँ पे एक 1 को देखते, शायद उस टाइम एक ही करेक्ट देता और हम 1 पे टिक लगा देते क्योंकि 1 करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या है ऑल ऑफ दिस गिवन है, तो ऑल ऑफ दिस अगर गिवन है और 1 भी आपका सही आ गया, 2 भी सही आ गया, तो सीधे ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। बट ध्यान रखना है कि यू हैव डन फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन प्रॉपर्ली। पता चला आपका फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट आया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं आया, बट सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट था और आपका करेक्ट आ गया, तो आप ऑल ऑफ दिस लगा के आ जाओगे, तो वो नहीं करना है। ऑल ऑफ दिस अगर नहीं होता देन फर्स्ट ऑप्शन हम लगा देते और खत्म हो जाता, बाकी ऑप्शन पक्का हमें करेक्ट इनकरेक्ट देता। सो ये सब ट्रिक्स तो मतलब कोई कंसेप्ट में नहीं है, आपको बस टाइम बचाने के लिए ऐसी ट्रिक्स लगा लेनी चाहिए कभी कभी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आया करेक्ट। नेक्स्ट है C माइनस D इज इक्वल टू माइनस A। तो यहाँ पे हम अलग से बनाते हैं, C कहाँ है, दिस इज C, C माइनस D, C माइनस D, तो ये तो D रहा, तो माइनस D ये हो जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग आपको अलग से दिखाने के लिए, तो ये तो C था तो C पे मैंने C बना दिया, ये D है तो ये माइनस D हो जाएगा, तो C माइनस D इज इक्वल टू माइनस A। सो यहाँ पे क्या है C का डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, ये रहा C और ये C है और ये D है, तो यहाँ पे हमें बोला है कि सेकेंड ऑप्शन है C माइनस D, तो ये आपका आ गया C एंड ये है माइनस D, C माइनस D, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो किसके इक्वल आएगा, ये तो है A, तो ये क्या होगा माइनस A, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज कमिंग अलोंग A बट ऑपोजिट टू दी A, है ना, A के लाइन में आ रहा है बट ऑपोजिट टू दी A, तो मतलब C माइनस D इज इक्वल टू माइनस A, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है B प्लस E माइनस C इज इक्वल टू माइनस D, सो B करेक्ट प्लस E माइनस C, तो हमारे पास माइनस C आ जाएगा, माइनस C इस साइड है, तो इसको कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं B प्लस E इज इक्वल टू C माइनस D, ये लिख सकते हैं। तो C माइनस D क्या आ रहा था, C माइनस D आ रहा था माइनस A, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा था ना C माइनस D इज इक्वल टू माइनस A, C माइनस D आ रहा था माइनस A, इसको फिर से बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, A was like this, C was like this and D was like this, C D। तो हमने ये देखा था कि C माइनस D इज इक्वल टू आ रहा था माइनस A, C माइनस D इज इक्वल टू माइनस A, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या रहा है, B प्लस E इज इक्वल टू A, B प्लस E इज इक्वल टू B प्लस E इज इक्वल टू माइनस A, यहां से स्टार्ट किया,
फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे होता है ना, 1 2 और फिर यहां से यहां, तो ये फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, दिस इज माइनस ए, तो b प्लस ई भी माइनस ए आ रहा है एंड c माइनस डी भी माइनस ए आ रहा है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन में जो हमें एक्सप्रेशन है b प्लस ई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस डी, वो भी क्या है, करेक्ट है। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि b प्लस ई में आप माइनस सी ऐड करते थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन c माइनस डी और c को ऐड करना इट वाज इजियर, जो हमने सेकंड ऑप्शन में भी किया था। इसलिए मैंने इसको c को इधर ले आए हम और उसके बाद फिर हमने कंपेयर किया, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, माइनस ए। b प्लस ई इज इक्वल टू माइनस ए, इस साइड a था तो इस साइड माइनस ए, एंड c माइनस डी इज इक्वल टू भी माइनस ए, तो दोनों साइड हमें मिल रहा है माइनस ए। थर्ड ऑप्शन विल आल्सो बी करेक्ट, so answer will be all of these, fourth option. Question number 66, out of the following set of forces the resultant of which cannot be zero, resultant of which cannot be zero, हमसे ये पूछा है, देखते हैं। तो पहली चीज, जीरो होने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि भाई यहाँ पे क्या हो, या तो दोनों इस तरीके से हो, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर कुछ इनके इक्वल आ जाए, मतलब तीनों क्या हो, कोलिनियर हो, एक ही लाइन में हो, और पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड और तीसरे का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू तीसरे का मैग्नीट्यूड। तो आपके, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि तीनों क्या होने चाहिए, ट्रायंगल फॉर्म करने चाहिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर ट्रायंगल बनाएंगे, जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच गए, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ गया, 0। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल में कंडीशन क्या होती है, ट्रायंगल का फॉर्म होता है व्हेन sum of any two sides is greater than or equal to greater than the third side, sum of the two sides is greater than the third side। तो यहाँ पे ट्रायंगल का केस ये आ गया, और इस केस में क्या होना चाहिए कि कोई भी दो वेक्टर का जो सम है, उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है वो इक्वल टू एक तीसरा वेक्टर होना चाहिए। क्या किया मैंने, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर, सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड का जो सम है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर उल्टा है, हमने क्या किया, मान लो ये है 5, ये है 10 और तीसरा था 15, तो मैं क्या करूंगी, 5 को ऐसे रख देंगे, यहाँ पे हमें डायरेक्शन तो गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें लेंथ गिवन है, तो 5 को मैंने ऐसे रखा, 5 का वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, 10 का वेक्टर ऐसे बनाया और 15 का वेक्टर ऐसे बना दिया, तो क्या आ जाएगा, 0। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ट्रायंगल के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि a प्लस बी ग्रेटर देन c। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इट मींस इट कैन हैव रिजल्टेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है हमें 10 10 10 10 10 10, अगर हम क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 हो गया 0, जहां से स्टार्ट हुए वहीं पहुंच गए, दिस इज 10 दिस इज 10 दिस इज 10। ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम i j k लिख देंगे। नेक्स्ट है 10 10 20, इज दिस पॉसिबल, 10 10 20 बनाना पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ये भी है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका इसका ट्रायंगल हम नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे इनका सम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो कैसे करेंगे, ये 10 और ये हो गया 20, 10 10 एंड 20। फर्स्ट वेक्टर को ऐसे रखो, सेकेंड वेक्टर को ऐसे रखो एंड थर्ड वेक्टर को ऐसे रख दो, ठीक है। तो 10 10 20, इनका सम क्या आ गया, 0। थर्ड है 10 20 20, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेगा। तो बेसिकली क्या देखना है, a प्लस बी, यहाँ पे था a प्लस बी इक्वल्स टू सी, यहाँ पे था a प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो क्या होना चाहिए हमारे पास कंडीशन, a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आइदर ये हो या फिर ये हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो हम लोग को रिजल्टेंट 0 मिल जाएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड, जो आपका थर्ड वाला साइड है, तो फर्स्ट में हम देख सकते हैं कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लो, a b c किसी को भी ले सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, 10 प्लस 10 20 आया, दैट इज ग्रेटर देन थर्ड वाला साइड जो कि 10 है ना। 10 10 एंड 10, सेकेंड ऑप्शन है 10 10 20 10 20 20 10 20 40, sum of these two is 20 which is greater than this, sum of these two which is equal to this, तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया, sum of these two is greater than this, है ना। तो कोई भी एक
एक कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही ना, सम ऑफ दीज टू इज ग्रेटर देन दिस। अब यहाँ पे देखते हैं, सम ऑफ दीज टू इज इट ग्रेटर देन दिस, नो, 30 आ रहा है। सम ऑफ दीज टू इज इट ग्रेटर देन दिस, नो। सम ऑफ दीज टू इज इट ग्रेटर देन दिस, नो। तो किसी भी कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो आप, इसमें पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, ट्रायंगल इसमें बन ही नहीं पाएगा। इन दोनों का सम ले लोगे तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन दिस नहीं आ रहा है वो। इन दोनों का सम भी ग्रेटर देन दिस नहीं आ रहा है, या इन दोनों का सम भी ग्रेटर देन दिस नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ लाइन के हेल्प से देखो तब भी आप नहीं कर सकते। 10 20 ये कितना आ जाएगा, 30, यहाँ पे क्या है 40, तो इक्वल भी नहीं हो पा रहा है। 10 + 20 इज इक्वल टू 40 नहीं हो रहा है। 20 + 40 इज इक्वल टू 60 है, 10 है। 10 + 40 50 है, यहाँ पे 20 है। तो इन दिस केस रिजल्टेंट आपका 0 मिलना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, two forces each equal to F act as shown in the figure, the resultant is। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड F एंड दे हैव एंगल बिटवीन देम। कितना है एंगल, 60 डिग्री है क्या, एंगल 60 डिग्री नहीं है। एंगल जब हम देखते हैं किसके बीच में देखते हैं, टेल टू टेल और हेड टू हेड, लेकिन यहाँ पे हेड और टेल के बीच में है। तो फर्स्ट वेक्टर इज लाइक दिस एंड सेकंड वेक्टर इज लाइक दिस, F एंड F। ये 60 डिग्री गिवन है। इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करो तो इसका हेड इधर और टेल इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री। तो ये आपको बताया है, रेक्टिलिनियर वगैरह में भी कहीं पे यूज हुआ है तो मैंने ये बताया है, और वेक्टर्स में भी आपको डेफिनेटली बताया गया होगा। इफ यू हैव टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड मेकिंग एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, इट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज दोस टू इंडिविजुअल वेक्टर्स एंड कहां से जाएगा, उस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी F। या फिर आप कैसे बोल सकते हो, आपको पहला वेक्टर ऐसे दिया है, दूसरा वेक्टर ऐसे दिया है, तो हम लोग को पूछा रिजल्टेंट पूछा है ना कि कैसा होगा रिजल्टेंट। तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर थर्ड, अब रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। नाउ दीज टू साइड्स आर इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल, और ये एंगल 60 डिग्री है तो बचा 120, और ये साइड अगर इक्वल है, F है ये भी F है, ये साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो 120 को इक्वल में डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, 60, और ये भी बनेगा 60। इसका मतलब ट्रायंगल क्या बन गया, इक्विलैटरल। तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, रिजल्टेंट विल आल्सो बी इक्वल टू दीज टू लेंथ। तो ये F है, ये F है, तो ये भी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आप कैसे भी कर सकते हो। और अगर ये नहीं करना है, मतलब इनसे ही करना चाहिए, तो इनसे नहीं करना है तो आप फॉर्मूला लगाओ, a² + b² + 2ab cos थीटा। वो उतना हम क्यों करें जब हमारे पास इजी मेथड है, तो है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इस मेथड को यूज कर लो या फिर इस मेथड को यूज कर लो। आंसर क्या आएगा हमारे पास, F, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें गिवन है a = 2i cap + j cap + 3k cap and b = 2i cap + j cap, then find a dot b। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे है a 2 1 3 एंड b है 2 1। इसको मल्टीप्लाई करो 4, इसको मल्टीप्लाई करो 1, और यहाँ पे क्या है, z का कंपोनेंट क्या आएगा, 0, है ना। 2i cap + j cap + 3k cap, 2i cap + j cap + 0k cap, डॉट करोगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कितना आ गया, इट इज 5, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स a and b इज मैक्सिमम, देन द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स इज। कब होता है मैक्सिमम, हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर सम टू वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम कब होता है, जब उनके बीच में एंगल हो रहा होता है 0 डिग्री, है ना। डायरेक्टली उनकी लेंथ ऐड हो जाएंगी, कोई वहां पे cos थीटा का कंपोनेंट आएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों एंगल्स के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, और मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम जब दोनों सेम साइड होंगे, मिनिमम जब दोनों ऑपोजिट साइड होंगे। ऑपोजिट साइड मतलब 180 डिग्री, सेम साइड मतलब 0 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, गिवन दैट a + b = c, if a = 4, b = 5 and c = √61, the angle between a and b is। तो यहाँ पे हम कोई स्टैंडर्ड तो लगा नहीं पाएंगे,
कि पाइथागोरस लगा लिया या फिर कुछ लगा लिया, पाइथागोरस लगा के देखो 25 + 4 उसका भी पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 70 है, इसमें क्या करेंगे, सिंपली लगाओ a² + b² + 2ab cos थीटा = c। तो a² इज 16 + b² इज 25 + 2ab cos थीटा = c² इज 61। तो यहां से हमारे पास आ गया 40 × cos थीटा = 61, ये हो जाएगा हमारे पास 41, है ना, दिस इज 41। तो यहाँ पे आ गया 20, cos थीटा = आया हाफ, इट मींस थीटा = 60 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, b = 3i + 4j and a = I - j, the vector having the same magnitude as that of b and parallel to a। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। सेम मैग्नीट्यूड एज b, हम लोग को एक वेक्टर निकालना है, एक वेक्टर बनाना है विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड इट इज पैरेलल टू a। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर आपको पैरेलल टू a निकालना है, पैरेलल टू a बनाना है, इट मींस बेसिकली यू वांट अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ a। वो वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू a मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ a, बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं ना। तो मैग्नीट्यूड उसका होना चाहिए एज b एंड डायरेक्शन उसका होना चाहिए एज a। तो बेसिकली क्या करो, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ a। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट पर्टिकुलर वेक्टर, है ना। डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन हमें कैसे मिलता है, एक यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट या इफ आई वांट टू से कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो आई विल कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट विल शो अस द डायरेक्शन। तो आई वांट अ वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज b, तो b का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b = 3² + 4² का रूट, मतलब इट इज इक्वल टू 5 एंड डायरेक्शन ऑफ a। सो a वेक्टर हमें क्या गिवन है, a वेक्टर इज i - j। यूनिट वेक्टर अलोंग अ डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर विल बी a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, ऐसे निकालते हैं। तो a हो गया i - j एंड मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा, 1² + 1²। तो 1/√2 into i - j is the unit vector along a and unit vector gives us what, it gives us the direction। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 1, किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे will it change the value of that particular vector। इसका अगर मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसको हमने किसी में मल्टीप्लाई किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको मल्टीप्लाई करने से सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो b का मैग्नीट्यूड है 5 एंड डायरेक्शन है ये, तो हमारे पास वेक्टर, मान लो हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन 1/√2 i + i - j। सो दिस इज अ वेक्टर व्हिच हैज, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5/√2 i - j। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, ये तो कॉमन निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2 कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 5 एंड डायरेक्शन इज अलोंग a। ये हमने जो निकाला था, दिस इज अ वेक्टर अलोंग a डायरेक्शन, सो दिस वेक्टर विल आल्सो बी अलोंग a डायरेक्शन। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद है 72 में टू वेक्टर्स p एंड q हैं, p = 2i + bj + 2k एंड q = i + j + k will be parallel if। कब पैरेलल होंगे, दोनों वेक्टर कब पैरेलल होंगे, जब उनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो सेम होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, p = 2i + 2bj + 2k एंड q = i + j + k, है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे क्या है 1 1 1 है, तो यहाँ पे अगर 2 2 2 हो जाए तो इसको हम बेसिकली क्या लिख पाएंगे, अगर यहाँ पे 2 2 एंड 2 हो जाए तो हम क्या लिख पाएंगे, p वेक्टर = नथिंग बट 2 × q वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब these two will have same direction, बस क्या होगा, p का मैग्नीट्यूड q के मैग्नीट्यूड के डबल है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे 1 1 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2 2 2, तो b = क्या आ जाएगा 2। अब अगर आप प्रॉपर मेथड से करना चाहते हो तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग p विल बी p डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p, सो 2
आई कैप प्लस जे कैप, आई एम सॉरी, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई रूट 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, है ना। और इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या आएगा, q डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ q। हमें ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि अगर ये दोनों वेक्टर क्या है, इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 1 1 है तो यहाँ पे 2 2 2 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। बस क्या होगा कि आई हैव मल्टीप्लाइड अ स्केलर इक्वल टू 2, हमने क्यू में क्या किया, हमने एक स्केलर 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया 2i 2j 2k। तो स्केलर मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन थोड़ी चेंज होता है। तो अगर उन दोनों को पैरेलल होना है, अगर इन दोनों को पैरेलल होना है तो हमको ऐसा होना चाहिए कि आई कैन राइट p इज इक्वल टू के क्यू। अगर दोनों पैरेलल हैं तो p इज इक्वल टू के क्यू। अब वो k 1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 हो सकता है, बट अगर दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये होना चाहिए कि बाय मल्टीप्लाइंग स्केलर वी कैन इक्वेट दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर 1 1 1 है तो यहाँ पे 2 2 2 हो जाए, तो आई कैन राइट p इज इक्वल टू 2q एंड दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर ऐसे करना है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई ये क्या जाएगा √3। अब ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग p, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग q, दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने क्या किया 2i प्लस bj, हमने दोनों को इक्वेट किया। अब यहाँ लिखेंगे तो बहुत सारी जगह लग जाएगी, दोनों को हमने क्या किया इक्वेट। तो अब क्या होगा इसमें, i वाले टर्म इक्वल होंगे, j वाले टर्म इक्वल होंगे, k वाले टर्म इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे i वाला टर्म क्या है 2 डिवाइडेड बाई √8 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई √3। 2 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ से हमारे पास क्या आया, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो क्या बन जाएगा 4, और ये जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू यहाँ हो गया 3 इज इक्वल टू 8 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये आ गया 4, तो बी इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ इसको यूज कर लो, b डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3, वो करके देख लो, उससे भी सेम ही आना चाहिए। तो इसको भी इक्वेट करके देखेंगे। और c वाला तो इसी के मतलब थर्ड वाला केस तो इसी के जैसे हो गया, तो उस केस में भी हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2 होने पे दोनों वेक्टर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 73, question number 73 is the resultant of two vectors a and b is perpendicular to vector a. Resultant of two vector a and b is perpendicular to vector a. ये हो गया वेक्टर a, और a और b का हमें रिजल्टेंट लेना है, और रिजल्टेंट क्या आ रहा है परपेंडिकुलर टू a, दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, b कुछ इस तरीके से होना चाहिए, a plus b is equal to resultant. Resultant is perpendicular to a and its magnitude is equal to half magnitude of vector b. So this is equals to magnitude of resultant is equal to b magnitude of b divided by 2. Clear है? तो इसको अगर मैंने k लिखा तो this is k by 2. This side is k by 2. Then we have to find out angle between them. तो यहाँ पे क्या बोला बेसिकली कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये है वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड a लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड b, इसका मैग्नीट्यूड c। तो ये c क्या है, c इज इक्वल टू b बाई 2, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, वेक्टर बिटवीन a एंड b निकालना है, मतलब ये एंगल या फिर ये एंगल, हमें निकालना है ये एंगल। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टेल के बीच में। मैंने इसको a को यहाँ था, मैंने a को यहाँ शिफ्ट किया और फिर एंगल लिया हमने, तो क्या होगा a और b के बीच में एंगल होगा ये वाला। नाउ दिस इज b बाई 2, दिस इज b, ये क्या है 90 डिग्री। इसको मैंने अगर थीटा लिया तो आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू b बाई 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई कितना आया, डिवाइडेड बाई b कितना आया हाफ, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 150 डिग्री। इट मींस एंगल बिटवीन a एंड b इज हाउ मच, एंगल बिटवीन a एंड b इज 150 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर i प्लस j प्लस k इज, i प्लस j प्लस k के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड।
आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास आएगा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई रूट 3। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 इज इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/2 dx। आई होप आपको ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आते होंगे। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सो 75 इज इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/2 dx, क्या आ जाएगा? x टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट कब नहीं आता? जब आपके पास यहाँ पे क्या होती है? लिमिट्स होती हैं। अगर लिमिट्स नहीं है तो वहां पे हमें कांस्टेंट नाम लिखना पड़ता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? x टू द पावर 5/2 प्लस 1 इज 7/2 एंड नीचे आ जाएगा 7/2 और उल्टा हो जाएगा तो ये 2/7। सो 2 और यहाँ पे c, सो 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस c, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। y is equal to x square sin x, then dy by dx will be what? अब यहाँ पे क्या है? we have two functions x square and sin x। तो क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल। अगर ऐसे फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा cos x। इसको हमने कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो एंड पहले को डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 77। ये हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये सबको आने चाहिए। अगर पेपर में नहीं कर पाए हैं तो इसको बार बार करेंगे, बार बार मतलब ट्राई करेंगे जब तक नहीं आ जाता, और ये बनने चाहिए आपसे क्वेश्चन। सो 77 में क्या है? e टू द पावर k t। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है? इसका dy by dt। अब यहाँ पे क्या होगा? e टू द पावर k t, तो क्या होता है? ये इट रिमेन्स सेम। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अगर करोगे dy by dx तो क्या आता है? e टू द पावर x। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग t ले रहे हैं, t लो एक वेरिएबल या x लो, कोई बात नहीं। अगर होता y इज इक्वल टू e टू द पावर t तो डिफरेंशिएशन क्या आता है? e टू द पावर t। बट यहाँ पे क्या है? इट इज नॉट जस्ट t, तो फिर हम क्या लगाते हैं? चेन रूल। अगर फंक्शन में फंक्शन ऐसे टाइप के हो तो हम क्या लगाते हैं? चेन रूल। तो इसको पहले मान लिया कि इट इज अ वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x मान लो, तो e टू द पावर या t मान लो, तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर जो भी था वो जैसा का वैसा आएगा। वो बॉक्स में, इस बॉक्स में जो भी रखा हुआ था जैसा का वैसा आएगा। बट हमने देखा कि बॉक्स के अंदर t नहीं था। अगर e टू द पावर बॉक्स में t होता तो हम क्या लिखते? e टू द पावर t, बट बॉक्स में t नहीं था, इट वाज k इंटू t। तो फिर से k इंटू t को डिफरेंशिएट करो तो kt का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? k। तो ये आ जाएगा k इंटू e टू द पावर kt। क्लियर है ये चीज? इसके बाद इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78। dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 5 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास? इसका इंटीग्रेशन विल बी, यहाँ पे क्या होगा? एक लीनियर फंक्शन है, अगेन लीनियर फंक्शन है, मतलब x की कुछ पावर नहीं है। तो जैसे हम x को ट्रीट करते हैं, जैसे हम 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? ln x, ठीक है? तो वैसे ही अगर लीनियर फंक्शन है, x में कुछ पावर नहीं है, तो उसको हम x की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ln 3x प्लस 5। अगर आपके पास 1/x होता तो आप क्या लिखते? ln x लिखते। 1/3x प्लस 5 है तो क्या लिखोगे? ln 3x प्लस 5। लेकिन अगेन जो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट। अब आपको लॉग का, अगर लॉग के फंक्शन के बारे में अगर आपने पढ़े हो तो यहाँ पे क्या आता है कि इसको आप इसकी पावर में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ln 3x प्लस 5 की पावर 1/3 प्लस c। सो इंटीग्रेशन विल बी ln 3x प्लस 5 की पावर 1/3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79। इफ y is equal to 3t square minus 4t then minima of y will be at।
तो 79 में है y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t। तो व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द मिनिमा और मैक्सिमा, फर्स्ट व्हाट यू डू, हम डिफरेंशिएट करते हैं दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जिसके जो भी वेरिएबल है यहाँ पे, जिसे यहाँ पे हम लेंगे dy बाई dt। तो dy बाई dt हमने किया तो क्या मिलेगा 6t माइनस 4। फिर इसको हम क्या करते हैं 0, इसको 0 किया तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा कि उस पे मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। फिर उसको हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम डबल डिफरेंशिएशन में रखते हैं। इफ वी गेट किसी एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए वी आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डबल डिफरेंशिएशन, तो वहां पे होता है मिनिमा, और जब हमको नेगेटिव वैल्यू मिलती है किसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो वहां पे आता है मैक्सिमा। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को मिला एक ही क्रिटिकल पॉइंट, इसको जब आपने इक्वेट किया 0 से तो t इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2/3, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला और हमें पूछा है कि मिनिमा कहाँ पे है। तो भाई एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला तो डेफिनेटली वहीं पे मिनिमा होगा। अगर आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती तो आपको चेक करना पड़ता कहाँ मिनिमा है कहाँ मैक्सिमा है। अगर एक ही पॉइंट है और आपसे पूछा है कि मिनिमा कहाँ है, इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे मिनिमा होगा। अगर आपको चेक करना है, आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे चेक कर लो, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 6 आया। मतलब दिस इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लिए कुछ भी वैल्यू, यहाँ पे तो t पे डिपेंडेंट ही नहीं है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है पॉजिटिव, इट मींस एट दिस पॉइंट इट विल हैव अ मिनिमा। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन 2/3। क्वेश्चन नंबर 80, y is equal to sin t square and we have to find out d square y by dt square। मतलब बेसिकली हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है इसे, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy by dt is equal to, पहले इसको sin t मान के डिफरेंशिएट करो कि अंदर डब्बे में क्या है, हमको अंदर डब्बे में नहीं पता, हम पहले क्या मान लेते हैं कि t है वहां पे। तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t, लेकिन हमने फिर डब्बे को ओपन किया, तो वहां पे t था क्या, नहीं, वहां पे t स्क्वायर था, तो उसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया 2t cos t, आई एम सॉरी 2t cos t स्क्वायर। डब्बे में जो भी था उसको पूरा का पूरा यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। पहले हमने माना यहाँ पे बॉक्स में कि यहाँ पे t है, हमने बॉक्स को भी ओपन नहीं किया है, तो साइन और बॉक्स, साइन बॉक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos बॉक्स, तो cos बॉक्स, ठीक है। फिर बॉक्स को ओपन किया, उसमें पता चला कि क्या था वहां पे t स्क्वायर, तो फिर t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2t। तो हम लोग को मिला फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू दिस। इसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन करना है। अब हमारे पास क्या आ गए, वी हैव टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फिर से मानो cos एंड डब्बा, cos एंड डब्बा के क्या होगा माइनस साइन एंड डब्बा, ठीक है। लेकिन डब्बे में क्या है t स्क्वायर, तो इसका फिर से आ जाएगा 2t प्लस, अब क्या करो cos t स्क्वायर को कांस्टेंट रखो और उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 cos t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर साइन t स्क्वायर, है ना, ऑप्शन 2। 2 cos t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर साइन t स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, cos स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 इज इक्वल टू व्हाट। अब यहां पे क्या है, cos स्क्वायर 37 और साइन स्क्वायर 53 को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 37 लिख सकते हो, साइन 37 इज इक्वल टू cos 53, cos 37 इज इक्वल टू साइन 53। तो ये क्या आएगा, cos 37 कितना होता है 4/5, इसका स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे भी क्या आएगा 4/5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16, 32 डिवाइडेड बाई 25, 32 डिवाइडेड बाई 25, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, स्लोप ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू tan x, सॉरी, slope of graph y is equal to tan x drawn between y and x at x is equal to pi/4, ठीक है। हम लोग को गिवन है y is equal to tan x, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने को क्या निकालना है, स्लोप एट x is equal to pi/4। तो स्लोप क्या होता है, कोई भी कर्व गिवन हो आपको, tan x हो, sin x हो, y is equal to x हो, y is equal to x square plus 2x plus 3 हो, कुछ भी हो, आपको स्लोप निकालना है तो क्या निकालेंगे, dy by dx gives us the slope of the curve। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x।
अब हमको किस वैल्यू पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x क्या है, पाई बाई 4। तो इसको क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। या फिर आप अगर अलग से लिखना चाहो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर किया तो 1 बाई 2 और ऊपर किया तो ये आ गया 2। सो डिफरेंट स्लोप ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू 10x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी 2। क्लियर है ये चीज? ऑप्शन आएगा हमारा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, वैल्यू ऑफ साइन 37 इंटू कॉस 53। साइन 37 इंटू कॉस 53, तो इसको लिख सकते हो साइन 37 इंटू साइन 37 कॉस 53 साइन 37। तो आप या तो इसकी वैल्यूज दोनों अलग अलग पुट कर लो या इसकी पुट कर लो। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 3/5 इंटू 3/5, या फिर यहां से लिखो तो 3/5 स्क्वायर, तो क्या आ गया 9/25। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 84, साइन 2 थीटा क्या है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने बोला था कि आपको लास्ट में जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिले हुए हैं और अच्छी बात है अगर आपको याद रहे हो तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वैल्यू 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। cos 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू कितनी है 1, है ना। तो हमें पूछा है किसकी वैल्यू 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन नंबर 86, cos a माइनस बी। आई होप आपको सबको याद हो चुका होगा cos a माइनस बी। जब हम cos का लेते हैं सम लेकर के, सम ऑफ एंगल्स, और फिर उसका cos या साइन लेते हैं, तो cos के केस में क्या आता है, cos cos साइन साइन। साइन के केस में क्या आता है, साइन cos cos साइन, ठीक है। और cos के केस में व्हेन वी हैव सम, हम लोग जब एंगल का सम लेते हैं तब प्लस आता है, तब माइनस आता है, और जब एंगल का सब्ट्रैक्शन लेते हैं या डिफरेंस लेते हैं तब प्लस आता है। साइन के केस में साइन सीधा है तो वो क्या करता है, साइन a प्लस बी है तो वहां भी प्लस आएगा, साइन a माइनस बी है तो वहां भी माइनस आएगा। सो cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a माइनस b इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b। sin a प्लस b इज sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b इज sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ पे आपको 86 में cos a माइनस b पूछा है, तो cos a माइनस b विल बी cos a cos b प्लस sin a sin b। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 87, sin a प्लस b पूछा है, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। ऑप्शन 1। द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 15 आपको निकालना सिखाया गया होगा, sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, a माइनस b, तो sin a cos b sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, क्या आएगा, sin 45 is 1/√2, cos 30 डिग्री is √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ये आ गया √3 माइनस 1/2√2। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये भी इजी है, आपको रटाया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 करेक्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा करेक्ट, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस गिवन है, सो थर्ड वाला इनकरेक्ट होगा। एंड sin थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी करेक्ट है। sin थीटा एंड sec थीटा को आई कैन राइट 1/cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, sin/cos विच इज tan थीटा। तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। The vector sum of the forces of 10 Newton and 6 Newton can be। तो हमें पता है कि when we have two vectors, उसकी हम रेंज निकाल सकते हैं कि उसका रिजल्टेंट कहां से कहां लाई कर सकता है। वेक्टर a प्लस b, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी mod a प्लस mod b एंड मिनिमम वैल्यू विल बी mod a माइनस mod b। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देंगे, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मिनिमम वैल्यू देंगे। और अगर किसी एंगल पे हैं, अगर दोनों इस तरीके से हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, दे विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है दे विल गिव मिनिमम वैल्यू। और अगर किसी इंटरमीडिएट पे हैं तो क्या होगा, कुछ एंगल बना रहे हैं अगर, तो क्या होगा, दे विल गिव इंटरमीडिएट वैल्यूज। तो यहाँ पे रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ टू वेक्टर्स विल बी सम
एंड डिफरेंस से फ्रॉम डिफरेंस टू सम वेरी करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, तो 10 प्लस 6 ये क्या हो सकता है 16 न्यूटन, एंड 10 माइनस 6 ये हो सकता है 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन से बड़ा एंड 16 न्यूटन से छोटा। 2 न्यूटन रेंज के बाहर है ना, मिनिमम ये 4 न्यूटन हो सकता है, 2 न्यूटन नहीं हो सकता। 8 न्यूटन रेंज के अंदर है, तो 8 न्यूटन विल बी द आंसर। थर्ड है 18 न्यूटन रेंज के बाहर, फोर्थ है 20 न्यूटन रेंज के बाहर। सो इस तरीके से हमारे 90 तक क्वेश्चन 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। जो भी प्रॉब्लम आपको है यहाँ पे रिफर कर लेंगे वीडियो सॉल्यूशन से। थैंक यू।